की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब होने की खबर आ रही है। रामदास सोरेन की तबीयत खराब हो गई है। एयरलिफ्ट कर उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। बाथरूम में गिरने से उनके सिर पर गंभीर चोट आई। टीएमएच से उन्हें दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली के अस्पताल में फिलहाल वो इलाजरत बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट कर लाया गया है। फिलहाल वो अस्पताल में इलाजरत बताए जा रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन। जेएमएम विधायक हैं रामदास, 3 बार घाटशिला से विधायक रहे हैं। और देखिए, बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से वो गिरे, उनके सिर पर गंभीर चोट आई। टीएमएच अस्पताल जमशेदपुर उन्हें ले जाया गया, लेकिन वहां पर हालत स्थिर नहीं हो पाई, जिसे देखते हुए उन्हें दिल्ली रवाना किया गया। एयरलिफ्ट कर एयर एम्बुलेंस से उन्हें सीधे दिल्ली में अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक है लेकिन स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। रांची से रामदास सोरेन के साथ दिल्ली तक आए जेएमएम प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जेएमएम प्रवक्ता कुणाल षडंगी से बातचीत की है दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को दिल्ली शिफ्ट किया गया है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अभी आईसीयू में भर्ती हैं। उनके साथ आए हैं झारखंड से जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षडंगी। उनसे बात करेंगे। कुणाल षडंगी जी, आप साथ में उनको एयर लिफ्ट करके यहाँ पर लाए हैं, क्या अभी उनकी सेहत की स्थिति है? देखिए, स्थिति गंभीर निश्चित रूप से है, लेकिन जो उनके वाइटल पैरामीटर्स हैं वो स्थिर हैं। डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं और डॉक्टर्स देखने के बाद ही जो है कि आधिकारिक सूचना मिल पाएगी कि उनकी स्थिति क्या है। उन्हें वर्तमान अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में और आईसीयू में उन्हें एडमिट किया गया है। अभी उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और डॉक्टरों ने क्या शुरुआती इलाज उनका शुरू कर दिया है? जी, इलाज उनका शुरू हो चुका है। अभी और कहाँ एडमिट है? आईसीयू में एडमिटेड हैं और उनका इलाज भी शुरू हो चुका है। और मेरा दृढ़ विश्वास है और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करें। और पूरा घटनाक्रम अगर बताएं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि झारखंड में उनके चाहने वाले तमाम लोग हैं, वो जानना चाहते हैं किस तरह से ये पूरी घटना हुई, दुर्घटना हुई। देखिए, बाथरूम में वो फिसल गए थे और जिससे इंटरनल सर के अंदर उन्हें चोट लगी है, जो ब्लीडिंग हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है सर पे। और उसके बाद उन्हें टाटा मोटर्स हॉस्पिटल ले जाया गया था वहाँ रात बिल्कुल सुबह में। और उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंटर रेफ़र किया, तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग उन्हें दिल्ली लेकर आए हैं और अपोलो अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। अभी आपकी बात हुई यहाँ पे डॉक्टरों से, आप लगातार उनको मॉनिटर कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है अभी कैसी उनकी स्थिति है? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? नाजुक स्थिति बनी हुई है। देखिए, स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन उनके जो वाइटल पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल स्थिर हैं। तो इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से और डॉक्टर की जो मेहनत है और आप सभी लोगों की दुआओं से जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली में हैं। गुरुजी की भी तबीयत खराब है, गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। क्या मुख्यमंत्री ने हाल चाल लिया है? आपकी बात हुई है? जी, लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ और पल पल की सूचना वो ले रहे हैं और लगातार खुद भी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे माननीय मंत्री जी की जो सेहत है वो कैसी है। डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे, लेकिन उनकी हालत नाजुक है और स्थिर बनी हुई है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। हर कोई उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे और झारखंड के विकास का काम करे। हम सब पूरे झारखंड के लोग, मेरे जैसा व्यक्ति, निश्चित रूप से भगवान से चाहेंगे कि वो स्वस्थ होकर जल्दी आए और झारखंड के विकास में अपना भागीदार। और सिमडेगा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिमडेगा और कोलेबिरा एमएलए की चूक, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को दी है श्रद्धांजलि। सिमडेगा नगर भवन में श्रद्धांजलि दी गई। जिला प्रशासन ने 2 मिनट तक का मौन धारण किया। रामदास सोरेन के निधन की अफवाह फैली थी और इसी अफवाह के अंतर्गत सिमडेगा और कोलेबिरा एमएलए से ये बड़ी भूल हो गई है। रामदास सोरेन जो इस वक्त अस्पताल में इलाजरत हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे दी गई। और धनबाद से भी ऐसी ही एक चूक सामने आई है। तेतुल मारी शक्ति चौक में आयोजित शहीद शक्तिनाथ महतो के 77वें जयंती समारोह के दौरान टूंडी विधायक मथुरा महतो सहित जेएमएम जिला कमेटी ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखा गया और समारोह को स्थगित कर दिया गया।
तो 2 मिनट का मौन रखा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समारोह को फिलहाल स्थगित रखा गया है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री के निधन की अफवाह फैली, जिसके बाद से जगह जगह पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही है। हमारे झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का निधन हो गया ब्रेन होने की वजह से, इसलिए हम लोग काफी मर्माहत हैं। और दिशोम गुरु की बेड़ी है तबियत, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। 19 जून से दिल्ली में वो भर्ती हैं, इलाजरत हैं। सीएम हेमंत सोरेन भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। बाबूलाल ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। बाबूलाल ने पोस्ट में आदिवासी महोत्सव पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि एक महोत्सव के लिए झारखंड से लेकर देश के विभिन्न शहरों में भव्य विशेष आयोजन के लिए जन सूचना विभाग आनंद फानन में एजेंसियों के चयन में सक्रिय है। एक तरफ इस महोत्सव की तैयारी, दूसरी तरफ दुआओं का दौर जारी। क्या आदरणीय शिबू सोरेन के स्वस्थ होने तक ये समारोह सादगी से नहीं मनाया जा सकता था? बाबूलाल के आदिवासी महोत्सव पर सवाल खड़े करने पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की चिंता पूरे झारखंड के लोगों को है, लेकिन जिस महोत्सव की बात बाबूलाल जी कर रहे हैं वो महोत्सव आदिवासी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में इसे मनाया जा रहा है। देखिए, आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की स्वास्थ्य की चिंता पूरे झारखंड के लोगों को है, लेकिन आदिवासी महोत्सव कोई सिर्फ झारखंड का विषय नहीं है, पूरे देश और दुनिया में यह मनाया जाता है। और यही एक मौका होता है साल में एक बार कि जब यहाँ के जो संस्कृति है, यहाँ के जो कलाकार हैं, उनको परफॉर्म करने का एक स्टेज मिलता है। बाबूलाल जी की बातों से ये लगता है कि वो कलाकार विरोधी हैं, वो संस्कृति विरोधी हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली में बने हुए हैं और आदरणीय दिशोम गुरु जी के साथ हैं। और इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि झारखंड में ओबीसी और पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है। उन्हें उनका हक दिलाने के लिए राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तभी संभव हो पाएगा जब आरक्षण की 50% सीमा हटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर 6 अगस्त को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। कि जिसकी जितनी जन भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जितनी संख्या है हमें उतना उन्हें हिस्सा दे, विकास में, सरकारी नौकरियों में, आरक्षण में। और यह तब संभव है जब वो 50% का कैप हटी, वह लक्ष्मण रेखा जो 50% का वो मिटी। और इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के बयान पर झारखंड बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी खुद पिछड़ा विरोधी है, कभी भी पिछड़ों के पक्ष में नहीं रही। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इतनी ही संवेदनशील है तो पिछड़ों के प्रति तो निकाय के चुनाव में उन्हें आरक्षण दे। कांग्रेस आज पिछड़ा की हिमायती बन रही है, कभी पिछड़ों की हिमायती नहीं रही है कांग्रेस। इसके डीएनए ही पिछड़ा विरोधी है। और आज सत्ताधारी दल में होकर के सरकार इनके पास है, शुरुआत करें। हम लोगों ने तो कहा है कि अभी जो निकाय चुनाव होने जा रहा है उसमें आप कर दीजिए। पंचायत चुनाव में तो आपने किया। बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई महिला आतंकी शमा परवीन से झारखंड एटीएस पूछताछ कर सकती है और इस पूछताछ में शमा के झारखंड मॉड्यूल की जानकारी खंगाली जाएगी। शमा से संबंधित जानकारियों से झारखंड एटीएस में भी साझा की गई है। अन्य सेंट्रल एजेंसियों के साथ गुजरात एटीएस ने भी झारखंड एटीएस से संपर्क साधा है। इस पूरे मामले को लेकर झारखंड एटीएस ने बताया कि शमा से पूछताछ को लेकर पत्राचार किया गया और उसका जवाब आता है तो टीम को गुजरात भेजा जाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। का बैकग्राउंड भी चेक कर रहे हैं और हमारी टीम भी जाएगी और इनसे पूछताछ करेगी। अभी हम गुजरात एटीएस से जवाब आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद हम टीम भेजेंगे और उनसे पूछताछ करेगी। और अगर इनका कोई झारखंड में कहीं और भी कुछ कनेक्शन है या किसी तरीके के मॉड्यूल पर कुछ कार्रवाई अगर हुई है तो उसमें झारखंड एटीएस भी उनका भी सहयोग करेगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसमें अलग से भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। गुजरात
एटीएस के द्वारा अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि शमा परवीन भले बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई, लेकिन उसका झारखंड कनेक्शन भी है। कोडरमा की रहने वाली शमा परवीन वर्षों से हैदराबाद में शिफ्ट थी और फिर वहां से 4 सालों से बेंगलुरु में रह रही थी और इसी दरमियान उसकी सांठगांठ जो है वो न सिर्फ पाकिस्तानी मौलानाओं से हुई, बल्कि इसके साथ ही कई ऐसे संगठनों से भी हुई जिसके कारण वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई। फिलहाल अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े होने की जानकारी मिलने के बाद गुजरात एटीएस के द्वारा शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर झारखंड एटीएस भी रेस है और इस मामले को लेकर झारखंड एटीएस की टीम जो है वो गुजरात जा सकती है। इसे लेकर बाकायदा अगर बात की जाए तो पत्राचार भी गुजरात एटीएस के द्वारा किया गया है। वहां से अगर जानकारी मिलती है तो फिर जल्द ही एटीएस की टीम गुजरात रवाना होगी। वहीं एटीएस फिलहाल शमा परवीन के झारखंड मॉड्यूल कोई ऑपरेट हो रहा था या फिर नहीं, इस पूरे मामले को लेकर सत्यापन में जुटे हुए, ताकि अगर कोई भी मॉड्यूल यहां पर एक्टिव हो तो उस पर यथासंभव समय रहते कार्रवाई की जा सके। वहीं बता दें कि पिछले दिनों धनबाद में भी शबनम परवीन नाम की एक महिला आतंकी को गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से भी कई जानकारियां जो हैं वो एटीएस को मिली थी। अब झारखंड की दूसरी महिला आतंकी शमा परवीन का नाम भी सामने आया है। अब देखना होगा किस तरह से इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है और जो खुलासे हैं वो हो पाते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच गुमला से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। 2 किसानों का घर तोड़ दिया, घर में रखे धान सफा चट कर गए। घर वालों ने भागकर जान बचाई। हल्ला सुन ग्रामीण एकत्रित हुए, हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। गांव में पटाखा और टॉर्च का वितरण हुआ है। प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने की बात कही गई है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं। जंगली हाथियों का उत्पात बदस्तूर जारी है। 2 किसानों का घर तोड़ दिया गया है। घर में रखे सारे धान के फसल को चट कर गया हाथी। और देखिए, पश्चिम सिंहभूम और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों जंगल से निकले हाथी का आतंक पर्याय बन चुके हैं। नोवा मुंडी, जगन्नाथपुर, चंपुआ के सीमावर्ती गांव में 20 से 25 जंगली हाथियों का झुंड लगातार घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल है। हाथियों के हमले में एक दंपति गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को ओडिशा के चंपुआ अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड कई दिनों से क्षेत्र में सक्रिय है। रात होते ही ये झुंड गांव की ओर बढ़ जाता है, खेतों को रौंदते हुए घरों को नुकसान पहुंचाते हैं और यहाँ के ग्रामीण काफी डरे समय खेतों में जाना तो दूर, अब तो लोग शाम होते ही घर में कैद हो जा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को सुरक्षित ढंग से जंगल की ओर भगाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। और अब बात करेंगे बारिश के साइड इफेक्ट की। जामताड़ा में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। फूलजोरी गांव के पास रजिया नदी का पानी अब सड़क के ऊपर बह रहा है। जामताड़ा से चेंगिया डी पोखरिया मोड़ होकर ये सड़क गोविंदपुर जीटी रोड नेशनल हाईवे को जोड़ती है। सड़क के ऊपर पानी के तेज बहाव से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पर ध्यान देने और रजिया नदी पर जल्द से जल्द पुल निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग की। बढ़ते अगली खबर की ओर। लगातार हुई बारिश ने किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। रांची के कांके प्रखंड के होचर गांव की रहने वाली मालू देवी को ज्यादा बारिश की वजह से खेती का नुकसान पहुंचा। साथ ही 13 दिन पहले उनके पति की मौत हो गई। मालू देवी को इस बात का मलाल है कि खेती को लेकर लिए गए कर्ज और नुकसान की वजह से वो अपने पति का इलाज नहीं करा पाई। पति की बीमारी और कर्ज में डूबी महिला किसान अब सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। आसमान से जब भी बारिश हुई है तो धरती का किसान हमेशा मुस्कुराया है, लेकिन इस बार ऐसी क्या बारिश हुई कि बारिश की बूंदें सीधे आंसू बन गई। जी हाँ, हम इस समय रांची के होचर में हैं। जिस किसान से आप बात कीजिए, तमाम किसान जो हैं परेशान हैं कि उनकी सब्जी की फसल नहीं बची है। हाल ये है कि गोभी की पूरी की फसल बर्बाद हो गई और अब गोभी की फसल दोबारा लगानी पड़ी है। देखिए, बताइए कितने एकड़ में आपने गोभी की फसल दोबारा लगाई है?
95 डिसमिल में लगाए थे। हाँ। और फिर उधर लगाए थे 40 डिसमिल में। हाँ। सब खत्म हो गया। हाँ। सब खत्म हो गया तो फिर से जोते हैं बारी और फिर से अथी करे हैं, ये बीजा लगाए हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा हुआ है गाछी, अभी तो गाछी तैयार नहीं हुआ है। तब तक ले मेरा पति के स्वर्गवास हो गया, तो आज 13 दिन हुआ है। फिर उनको अथी होगा तो फिर से लगाएंगे। ये बहुत कर्ज लिए हैं और उनको दवाई बीरो के लिए भी कर्ज लिए हैं। 5 लाख रुपया खर्चा किए तो नहीं बचा सके। देखिए, किसान का दर्द है। लगातार बता रही हैं कि पति की मौत जो है फसल जैसे ही खराब हुई, ठीक है, पति की तबीयत उस समय तो खराब थी ही, लेकिन एक कहते हैं कि इच्छा शक्ति जो जीने की होती है वो भी खत्म होती गई। दवा दारू कराने के पैसे नहीं थे और ऐसे में मौत हो गई। 19 बार ज़रूरत से ज़्यादा बारिश ने किसानों के चेहरे पर आंसू ला दिए हैं और ऐसे में फसल को दोबारा लगाना पड़ रहा है। घर में कर्ज का बोझ भी है, परिवार में मौत का मातम भी है और ऐसी स्थिति में अब मांग है तो सरकार से ये कुछ भरपाई हो सके ताकि वो मुस्कान जिसकी हल्की सी उम्मीद है वो वापस लौट सके। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, होचर गाँव, रांची। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां के मांडू प्रखंड के टकाहा टोला में सड़क नहीं होने की वजह से गांव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों के अनुसार बारिश के दिनों में मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में भारी समस्या होती है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और अधिकारी पर लापरवाही के आरोप लगाए। अगर यदि गांव में किसी तरह से प्रसव को ले जाना पड़ता है तो हम लोग को खटिया में ले जाना पड़ता है, हम लोग को हॉस्पिटल। जैसे बरसात के दिनों में हो गया, या गाड़ी किसी तरह से, मैंने रोड का कहीं ना कहीं है ये नहीं, हम लोग को रोड आज तक बनबे नहीं किया है। पुल निर्माण में हो रही देरी और बारिश की वजह से लाखों रुपए की लागत से बना डायवर्जन बह गया। चैनपुर प्रखंड की सुगर सरवा गांव के पास 2 साल से पुल बन रहा है। वैकल्पिक रास्ते के लिए डायवर्जन बनाए गए, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही से डायवर्जन बरसात की भेंट चढ़ गया। डायवर्जन और एक पुल के टूटने से आवागमन बाधित हुआ। लोगों को प्रखंड मुख्यालय आने जाने के लिए लगभग 20 किलोमीटर की दूरी अब तय करनी पड़ रही है। इतना समस्या हो गया, अभी नहीं देख रहे हैं कि हमको आना जाना इतना दिक्कत है। 10 किलोमीटर आगे से जाना पड़ता है घूम के। गाय बल लेते हैं, उधरेरा जाते हैं रात भर। जब कम होता है तो किसी प्रकार पार कर देते हैं। 11-12 बजे तक उधरेरा जाते हैं रात में भी। कुछ सुधर है तो फिर सुबह जाने के लिए भी दिक्कत है, कोई काम काज नहीं हो पाता है। ये दिक्कत एक तो है। और मेन दिक्कत तो वही है कि शाम का टाइम में, अगर शाम का टाइम में बाढ़ आ गया तो फिर रात भर उधर रुकना पड़ेगा। और कहीं पुल नहीं है, पुलिया नहीं है कि फिर रिटर्न आ सकें। जब तक बाढ़ खत्म नहीं होता है तब तक उधर ही ठहरना पड़ेगा। बात करते हैं जर्जर स्कूल की। चाईबासा के गोयलकेरा प्रखंड के बोया पाइससांग गांव में बच्चे जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बोए पाइससांग का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कभी भी छत गिर सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल में दूसरी सुविधाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ ना तो पानी की सुविधा है और ना ही मध्याह्न भोजन के लिए पाकशाला। जो मिड डे मील बच्चों को मिल रहा है वो नदी और नाले के पानी से बनाया जाता है। वहाँ पे 2 भवन हैं। एक भवन पूरी तरह जर्जर है और वहाँ से बालू मिट्टी सब नीचे गिर रहा है। ऐसे प्रतीत होता है कि भविष्य में बहुत जल्द बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और एक कमरा है वो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वो क्लास के लायक नहीं है। वहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन वो सारे बच्चों को वो माहौल वहाँ पे मिल नहीं रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।